हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं हमारी मैक्रो की यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लास्ट चैप्टर, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखो, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। देन कल हम लोगों ने एक्सेस डिमांड पूरा कवर कर लिया। अब आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है और उसी के साथ में हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम बात करेंगे कि जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। देखो, किसी भी देश के लिए एडी जो है, अगर वो एएस से कम है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड, अगर यही एडी एएस से ज्यादा है दैट इज एक्सेस डिमांड। अब किसी भी कंट्री के लिए एडी का ज्यादा होना, एडी का कम होना ठीक नहीं है। इकोनॉमी हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए, एडी एएस के इक्वल होना चाहिए, देश के अंदर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो वही हमें पढ़ना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। टॉपिक वही है, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। कैसे हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास में दो मेजर्स हैं, दो तरह के मेजर्स हैं। एक है हमारे पास में फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम फिस्कल मेजर्स भी बोलते हैं। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। बहुत आराम से समझना, फिस्कल पॉलिसी समझते हैं। देखो, हमें पता है गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से इनकम होती है। हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। उसके बाद में बहुत सारे पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होती है। हम लोग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो जो फीस है वो सरकार की इनकम है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, वो सब क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है। मतलब गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेस से क्या हो रही है, इनकम हो रही है। इसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। इजी पीजी है। अब हमें पता है सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर भी करती होगी। गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, कॉलेजेस बनवाती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, डैम्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है। मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा भी होता है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसी पॉलिसी को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। इसी का दूसरा नाम है बजटरी पॉलिसी। अब देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रेवेन्यू के अंदर और अपने एक्सपेंडिचर के अंदर चेंजेस करके अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड या फिर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है उन्हें करेक्ट करती है। क्या समझे, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अंदर चेंजेस करके देश के अंदर जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है उसे करेक्ट करती है। कैसे करती है, देखो मैंने कहा, मान लो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि कंट्री के अंदर क्या है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट इसे कैसे करेक्ट करेगी। हमें पता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, टैक्सेस है। जो टैक्स हम देते हैं वो सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। मैंने कहा देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एडी ज्यादा है। इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। मैंने कहा हमारी इनकम 100 रुपए है और हम 40 रुपीज टैक्सेस पे कर देते हैं, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने वाली इनकम कितनी है, सिर्फ 60 बची। अगर हमारे पास में डिस्पोजेबल इनकम ही कम बच रही है तो कहीं ना कहीं हम खर्चा कम करेंगे, हमारा कंजम्पशन कम होगा। और एडी हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर हमारा कंजम्पशन कम होगा तो अपने आप जो एडी इंक्रीज हो रखा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया, मतलब इस तरह से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है। मैंने कहा मान लो एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है, इसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो सरकार क्या कर सकती है, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, अपना खर्चा बढ़ा दे, रोड्स बनवाए, डैम्स बनवाए, सब्सिडीज दे। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो अपने आप जो एडी डिक्रीज हो रखा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आया, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। और इसमें छेड़छाड़ करके सरकार कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट करती है। वही लिखा है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। और यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे हम लोग ट्विन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि सरकार के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं।
कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी हो, देश की ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एडीएएस के इक्वल होना चाहिए, देश में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ना हो, और इसी का दूसरा नाम है बजटरी पॉलिसी। समझ में आ गया? तो फिस्कल पॉलिसी पूरा किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यहां पर सिर्फ कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट काम कर रही है। इजी पीजी हो गया, चमक गया अच्छे से। दूसरा हमारे पास में आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पर कौन काम करता है? हर देश का सेंट्रल बैंक। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा। फिस्कल पॉलिसी पे कौन काम करता है? गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी पर कौन काम करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज हम लोगों ने बैंकिंग वाला जो चैप्टर था उसके लास्ट के अंदर पढ़ी थी। यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर जो आरबीआई होता है वो देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। मैम क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब है मनी सप्लाई। हम लोगों के हाथ में जो पैसा है, हम लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, हम लोगों के हाथ में पैसा कम है, इस मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, मान लो हमारे हाथ में क्रेडिट ज्यादा है, देश के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, हम सबकी जेब एकदम गर्म है, जेब गर्म है तो हम लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, प्रोड्यूसर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने आप एडी इंक्रीज होगा, देश में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो हमारे हाथ में मनी सप्लाई कम है, पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, इसे आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम कंजम्पशन कम करेंगे, प्रोड्यूसर्स भी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, अपने आप एडी डिक्रीज हो जाएगा और देश में डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है? इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट, इसे आप फ्लो ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हो, इसे आप मनी सप्लाई भी बोल सकते हो, इसे आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हो। सारा काम कौन करता है? आरबीआई करता है, और मेक श्योर करके रखता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप ना आए। एक्सेस डिमांड होती है तो क्या आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड होती है तो क्या आता है? डिफ्लेशनरी गैप। दोनों को मैनेज करने का काम किसका है? आरबीआई का। समझ में आ गया इतना? अब देखो फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास में 4 टूल्स है, 4 तरीके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास में कुल मिला के 9 टूल्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वाले हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर में भी पढ़े थे, अभी दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन आता है टैक्सेस, फिर है पब्लिक डेट जिसे आप पब्लिक बोरोइंग्स भी बोल सकते हो, और लास्ट है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। अब देखो हम सबको पता है गवर्नमेंट अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर्स करती है, खर्चे करती है। सबसे पहला है गवर्नमेंट एजुकेशन पर पैसा खर्च करती है। हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारी सरकार हमारे जीडीपी का 4% किस पर खर्च करती है? एजुकेशन पर खर्च करती है। बहुत सारे अलग अलग पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाना, चैरिटी वगैरह करना, वहां पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। गवर्नमेंट देश के डिफेंस पर पैसा खर्च कर रही है, हमारी देश की रक्षा कर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर पैसा खर्च करती है। सरकार अलग अलग तरह के पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स पर पैसा खर्च करती है, जैसे रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, ब्रिजेस वगैरह बनवाना। और तो और गवर्नमेंट फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि देश के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो डेफिनेटली सरकार क्या करती है? खर्चा करती है। अब याद करो हम लोगों ने देखा था एडी कैसे निकलता है 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, C + I + G + X - M। यहाँ पर G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने कहा देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, यानी कि एडी ज्यादा है एएस से, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, इन सब चीजों पर खर्चा कम कर देगी। अपने आप अगर जी डिक्रीज होगा तो जो एडी इंक्रीज हो रखा था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उल्टा देख लो, मैंने कहा देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि एडी कम है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, अपने आप एडी इंक्रीज हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी ताकि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाए। वहीं डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में जब एडी क्या है? कम है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी ताकि ये जो एडी कम है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। पहला क्लियर हो गया।
सेकंड आता है हमारे पास में टैक्सेस। टैक्सेस आप सब जानते हो, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि परिवार, हम लोग, आप मैं हम सब लोग, प्रोड्यूसर्स, हम लोग गवर्नमेंट को एक कंपलसरी पेमेंट करते हैं कि नहीं करते कंपलसरी पेमेंट। उसी कंपलसरी पेमेंट को क्या बोला जाता है? टैक्स। और टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, गवर्नमेंट की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। देखो मैंने कहा देश के अंदर एक्सेस डिमांड है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। 100 रुपए इनकम है ना, सरकार बोलेगी 40 रुपए टैक्सेस दे दो। अब हमारे पास में डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ कितनी बची? 60 रुपीज। डिस्पोजेबल मतलब खर्च करने वाली इनकम। तो अगर इनकम ही कम बच रही है तो हम कंजम्पशन कम करेंगे। कंजम्पशन अगर कम होगा तो अपने आप जो एडी इंक्रीज हो रखा है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? वहीं अगर मैं कह रही हूं देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि डिमांड कम है, डिमांड कम है तो सरकार टैक्सेस को कम कर देगी। बोलेगी पहले 40 रुपीज टैक्सेस दे रहे थे ना, एक काम करो 10 रुपए ही टैक्सेस दो। अब हमारे पास में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बच रही है, 90 रुपए है, जेब गरम है तो हम खर्चा ज्यादा करेंगे। खर्चा ज्यादा करेंगे तो ये जो एडी डिक्रीज हो रखा था वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वही लिखा है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेट्स, तो उससे डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। खर्चा कम करेंगे, एडी डिक्रीज होगा। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट टैक्सेस की रेट्स को डिक्रीज करती है ताकि हमारे पास में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचे, हम कंजम्पशन करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। चमक गया अच्छे से? 2 क्लियर हो गए। थर्ड आता है हमारे पास में पब्लिक बोरोइंग्स। इसे आप पब्लिक बोरोइंग भी बोल सकते हो, इसे आप पब्लिक डेट भी बोल सकते हो। देखो यहां पर समझना, मैंने कहा ये हमारे पास में है गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट, और ये है हमारे पास में जनरल पब्लिक, आम जनता। देखो गवर्नमेंट जो होती है वो जनरल पब्लिक से भी क्या करती है? पैसा बोरो करती है। हमसे भी सरकार पैसा बोरो करती है, हमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट दे देती है। हाँ, एक मेच्योरिटी होती है, उस पर हमारा पैसा हमें रिटर्न हो जाता है। गवर्नमेंट हमें कोई सर्टिफिकेट इशू करती है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद के रखते हैं। उसका मतलब क्या है? हमारे पास में एक कागज का टुकड़ा आया है, हम लोगों ने सरकार को पैसा दे दिया, तो सरकार हमसे भी पैसा बोरो करती है, बदले में हमें कुछ बॉन्ड्स, कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर देती है। अब मान लो देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आम जनता से पैसा बोरो ज्यादा करेगी। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट आम जनता से पैसा बोरो ज्यादा करेगी। जब आम जनता से पैसा बोरो करेगी तो आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी, मनी सप्लाई कम हो गया। मनी सप्लाई कम हो गया तो आम जनता डिमांड कम करेगी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कम करेगी, तो ये जो एडी इंक्रीज हो रखा था वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं मैंने कहा अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आम जनता से पैसा बोरो कम करेगी। अगर गवर्नमेंट हमसे पैसा बोरो नहीं करेगी तो हमारे हाथ में पैसा बचेगा, मनी सप्लाई होगी। अगर हमारे हाथ में पैसा होगा तो हम कंजम्पशन भी करेंगे, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अपने आप कहीं ना कहीं जो एडी डिक्रीज हो रखा था वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी। इजी सा है, समझ में आ गया? वही लिखा है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक। इससे पब्लिक के हाथ में लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी कि तरलता, यानी कि हमारे हाथ में पैसे की कमी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक सो दैट पीपल आर लेफ्ट विद ग्रेटर लिक्विडिटी, ताकि हमारे हाथ में पैसा बचे और हम लोग कंजम्पशन करें, हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। 3 हो गए। लास्ट है हमारे पास में बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। जिस तरह से गवर्नमेंट हमसे पैसा बोरो करती है ना, सेम इसी तरह से गवर्नमेंट पापा से, आरबीआई से भी पैसा बोरो करती है। अब उसे भी इंक्रीज और डिक्रीज करके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकती है। मैंने कहा देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करेगी। अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, एडी कम है, तो गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करेगी, पापा से पैसा बोरो करेगी, और बोरो करके गवर्नमेंट क्या कर देगी? खर्चा कर देगी, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। जी इंक्रीज होगा, जैसे जी इंक्रीज होगा एडी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। 1 सेकेंड, सॉरी।
वहीं अगर मैंने कहा देश के अंदर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो एडी है वो क्या है, ज्यादा है। गवर्नमेंट डिक्रीजेस इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो कम करेगी। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो कम करेगी तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसे की कमी है, गवर्नमेंट का खर्चा भी कम होगा, गवर्नमेंट का खर्चा कम है तो एडी अपने आप क्या रहेगा, कम रहेगा। तो वही लिखा है, अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, उससे क्या होगा, लिक्विडिटी आ जाएगी, इकोनॉमी में पैसा आएगा, एडी बढ़ेगा। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट डिक्रीजेस इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, सरकार के हाथ में पैसा कम है तो सरकार का खर्चा भी कम होगा, एडी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चमक गया अच्छे से। तो ये चार तो थे हमारे पास में फिस्कल पॉलिसी से। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास में ये पूरे 9 हैं जो हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़े थे। बैंक रेट, रेपो रेट, वही हमें पढ़ना है, और लास्ट के अंदर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में हमें डिफरेंस देखना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में आता है बैंक रेट, रेपो रेट। इसे मैं एक बार ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम लोग थ्योरी देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज याद करनी है तो याद कर लो। अगर देश के अंदर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, यानी कि एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप होगा, तो हर चीज इंक्रीज होगी। याद रखना, हर चीज इंक्रीज होगी। बैंक रेट भी इंक्रीज होगी, रेपो रेट भी इंक्रीज होगी, रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज होगी। उसके अलावा हमारा सीआरआर और हमारा एसएलआर भी इंक्रीज होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक अलग चीज है। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगा। हर चीज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये याद रखना है। वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है, एडी कम है एएस से, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में हर चीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, सब क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसे देखो, यहाँ पर समझ लो। अगर आपने बैंकिंग में समझ रखा है तो और अच्छी बात है, नहीं समझ रखा यहाँ पर समझा देती हूँ। मैंने कहा सबसे ऊपर है आरबीआई। आरबीआई क्या है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, यानी कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है आरबीआई, ठीक है। उसके बाद में कौन आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, ये कमर्शियल बैंक्स है। और उसके नीचे आते हैं हम लोग, आप, मैं, हम लोग, जनरल पब्लिक। देखो, अगर हमें पैसा बोरो करना होता है ना, तो हम किसके पास में जाते हैं, एसबीआई के पास में, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास में जाते हैं। हम डायरेक्टली आरबीआई के पास में नहीं जाते। तो मैंने क्या कहा, अगर हमें पैसा बोरो करना है, यानी कि अगर हमें लोन लेना है, तो हम लोन किससे लेंगे, कमर्शियल बैंक से। और बदले में हम कमर्शियल बैंक्स को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं ना, फ्री फोकट में तो नहीं मिलता। और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है लैंडिंग रेट। क्या कहते हैं, लैंडिंग रेट। या फिर एक काम कर लो, इसे हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर हमें पैसा बोरो करना है, हम अगर एसबीआई से लोन ले रहे हैं, तो हमें बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिस इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं लैंडिंग रेट या फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया। सेम इसी तरह से ऐसा भी तो होता होगा कि कई बार एसबीआई को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो एसबीआई लोन किससे लेगा, पापा से लोन लेगा। तो एसबीआई भी अपने पापा से लोन ले सकता है, और बदले में एसबीआई को भी पापा को क्या पे करना होता होगा, इंटरेस्ट पे करना होता होगा। 1 सेकेंड। जिस तरह से हम एसबीआई को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सेम उसी तरह से एसबीआई को भी पापा को इंटरेस्ट पे करना होता होगा। अब मान लो अगर एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, तो वो जो इंटरेस्ट पे करता है, उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। क्या कहते हैं, बैंक रेट। वहीं अगर एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, 2 to 14 डेज के लिए लोन लिया है, तो उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। इसे हम रीपर्चेस रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीपर्चेस रेट। क्या समझे, अगर एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया है लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है 2 to 14 डेज के लिए, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, यानी कि रीपर्चेस रेट। अब देखो, मैंने कहा मान लो बैंक रेट है 8%, ठीक है, याद रखना। और रेपो रेट नॉर्मली बैंक रेट से कम होती है, तो ये मैंने कह दिया 6% है। और एसबीआई अगर हमें लोन देता है, तो वो हमसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, वो इंटरेस्ट ले रहा है मान लो 13%। अब मैंने कहा अगर देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, यानी कि एडी ज़्यादा है एएस से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, यानी कि मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। इसे करेक्ट करना पड़ेगा।
तो इस सिचुएशन के अंदर मैंने बताया बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सब क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आरबीआई इस 8% को बढ़ा के कितना कर देगा, 10%, बैंक रेट को बढ़ा देगा, और रेपो रेट को भी बढ़ा के 6% से कितना कर दिया, 8% कर दिया। अब एसबीआई देखिएगा, पहले अगर मैं आरबीआई से लोन लेता था तो मुझे बैंक रेट देनी पड़ती थी, इंटरेस्ट देना पड़ता था 8%, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता था 6%। अब एसबीआई देख रहा है अब मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, 8 की बजाय 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं, 6 की बजाय 8% इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो इस सिचुएशन में एसबीआई हमसे भी इंटरेस्ट ज्यादा लेने लग जाएगा। अगर एसबीआई खुद पापा को इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो अब तक वो हमसे 13% इंटरेस्ट लेता था, अब वो भी हमसे इंटरेस्ट लेने लग जाएगा 17%। खुद ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो हमसे भी इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। अब जनरल पब्लिक उदास हो जाएगी, हम देखेंगे यार पहले लोन मिल जाता था 13% इंटरेस्ट में, अब लोन लेने के लिए 17% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है हम कमर्शियल बैंक से लोन कम लेंगे। अगर हम लोन कम लेंगे तो हमारे हाथ में मनी की सप्लाई कम होगी, पैसा हमारे पास में कम रहेगा। अगर जेब गर्म नहीं होगी, पैसा कम होगा, तो अपने आप हमारी डिमांड कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया, एकदम आसान सा है कि अगर आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है तो एसबीआई भी हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगेगा, हम लोन की डिमांड कम करेंगे, अपने आप एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने कहा उल्टा है, एग्रीगेट डिमांड कम है यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। क्यों है कम, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, यानी कि मनी सप्लाई क्या है, कम है। इस सिचुएशन के अंदर आरबीआई बैंक रेट रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। बैंक रेट को 8% से कम करके 6% कर दिया, रेपो रेट को 6% से 4% कर दिया। एसबीआई को लोन पर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, पहले 8% 6% दे रहा था, अब 6 और 4% ही दे रहा है, तो वो भी हमसे इंटरेस्ट कम लेगा। पहले 13% ले रहा था, अब 10% इंटरेस्ट ही लेगा। अब हम खुश हो जाएंगे कि यार पहले लोन महंगा था, 13% इंटरेस्ट देते थे, अब लोन सस्ता हो गया, तो हम इजीली लोन ले लेंगे। अगर हम लोन लेंगे तो हमारे हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, हम डिमांड करने लगेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से। अब एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। बैंक रेट और रेपो रेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए जब लोन ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट में एक चीज और होती है जो बैंक रेट में नहीं होती। देखो रेपो रेट में क्या होता है, एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया है, मतलब एसबीआई के हाथ में पैसा है, लोन लिया है ना, तो एसबीआई को आरबीआई के पास में कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह गिरवी रखवाने पड़ते हैं। जब एसबीआई इस लोन को रीपे कर देगा ना आरबीआई को, तो वो अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा परचेज कर लेगा। समझ पा रहे हो, जब एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है तो उसे अपनी कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो आरबीआई के पास में गिरवी रखवानी पड़ती हैं। जब वो लोन चुका देता है तो वो सिक्योरिटीज को वापस से परचेज कर सकता है। तो ये चीज सिर्फ रेपो रेट में होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट, क्योंकि सिक्योरिटीज को दोबारा से खरीदा जाएगा, बैंक रेट में ये नहीं होता। समझ में आ गया। तो देखो वही यहाँ पर लिखा है, बैंक रेट का मतलब क्या है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि कमर्शियल बैंक्स जो हमें लोन दे रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, लैंडिंग रेट, वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारे लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गई तो कहीं ना कहीं हम लोन की डिमांड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास में पैसा नहीं होगा तो हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, अपने आप एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड के अंदर आरबीआई रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे लिए लोन सस्ता हो जाए। हमारे लिए लोन सस्ता होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, हम डिमांड करने लगेंगे, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया। रेपो रेट क्या है, वही है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। और बदले में यहाँ पर जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो उन्हें अपनी कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में गिरवी रखवानी पड़ती है। जब वो लोन रीपे कर देते हैं तो दोबारा अपनी सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। वही लिखा है, बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। यहाँ पर आरबीआई एसबीआई की सिक्योरिटीज अपने पास में रखता है। दोनों में सेम चीज हो रही है, एक्सेस डिमांड में इंक्रीज होगी, डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज होगी। सेम एक्सप्लेनेशन आपको रेपो रेट में भी लिखना है। दोनों क्लियर हो गए। थर्ड हमारे पास में आता है रिवर्स रेपो रेट। अब देखो इससे भी यहां पर समझ लो, मैंने कहा ये वही हमारा आरबीआई है, ये हमारा कमर्शियल बैंक है, और ये कौन है, जनरल पब्लिक। देखो
मैंने कहा आरबीआई एसबीआई को लोन दे रहा था पीछे वाली सिचुएशन के अंदर। कई बार ऐसा भी होता होगा कि एसबीआई के हाथ में पैसा ज्यादा है, एसबीआई के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो एसबीआई अपना पैसा पापा के पास में डिपॉजिट करवा दे। होता होगा या नहीं होता होगा? पापा से अगर लोन ले रहा है तो अगर पैसा है अगर एसबीआई के पास में ज्यादा, तो वो अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करवाएगा? जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वैसे एसबीआई भी आरबीआई के पास में पैसा डिपॉजिट करवाता होगा। और अब बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है, ऑब्वियस ही बात है, लोन ले रहे थे तो इंटरेस्ट देना पड़ता था, अगर पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट की फुल फॉर्म थी रीपर्चेज रेट, इसे हम बोलेंगे रिवर्स रीपर्चेज रेट। समझ में आ गया? अगर एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवा रहा है तो आरबीआई एसबीआई को इंटरेस्ट देता होगा, उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। चमका अच्छे से? मैंने कहा ये रिवर्स रेपो रेट है, मान लो 5%। मैंने कहा देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एडी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, यानी कि मनी सप्लाई ज़्यादा है। इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या कहा, चाहे रेपो रेट हो रिवर्स रेपो रेट हो, सब इंक्रीज होगा। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को 5% से कितना कर देगा? 7% कर देगा। अब एसबीआई देखेगा पहले आरबीआई के पास में पैसा डिपॉजिट करवाता था तो सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिलता था, अब अगर पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूं तो 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। तो इस सिचुएशन में एसबीआई अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवा देगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवा देगा तो एसबीआई के हाथ में पैसों की कमी आ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। खुद के हाथ में पैसा कम है तो हमें लोन कैसे देगा? आम जनता को लोन कैसे देगा? हमें लोन नहीं देगा, या फिर हमारे लोन के लिए जो इंटरेस्ट की रेट्स है, लैंडिंग रेट्स है, उन्हें इंक्रीज कर देगा, क्योंकि खुद के हाथ में पैसे की कमी है। तो ऑब्वियस ही बात है हम भी लोन कम ले पाएंगे, हमारे हाथ में पैसे की कमी होगी, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप हमारा कंजम्पशन कम होगा और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा है, मैंने कहा मान लो देश के अंदर एडी कम है, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, यानी कि मनी सप्लाई क्या है? कम है। इस सिचुएशन के अंदर आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को 5% से कितना कर देगा? 3% कम कर देगा। अब एसबीआई देखेगा पहले आरबीआई के पास में पैसा डिपॉजिट करवाता था 5% इंटरेस्ट मिलता था, अब सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलता है। एसबीआई उदास हो गया, वो आरबीआई के पास में पैसा डिपॉजिट कम करवाएगा? नहीं करवाएगा यार। वो सोचेगा मैं तो आम जनता को पैसा लोन पर देता हूं, मैं तो आम जनता को पैसा लोन पर देता हूं, अच्छा खासा इंटरेस्ट तो मिलेगा। अब हमें अगर पैसा लोन पर दिया जाएगा, हमारे हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करेंगे, एडी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर भी सेम चलता है, एक्सेस में इंक्रीज, डेफिशिएंट में डिक्रीज। एक चीज आपको यहां पर भी दिमाग में रखनी है, वो ये है जैसे पिछले वाले में यहां पर एसबीआई का पैसा किसके पास में डिपॉजिट है? आरबीआई के पास में डिपॉजिट है। जिसके पास में पैसा होता है ना, वो दूसरी पार्टी के पास में कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज क्या करवा के रखता है? गिरवी रखवाता है। पहले एसबीआई के पास में आरबीआई का पैसा था तो एसबीआई ने कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में गिरवी रखवाई थी। अब आरबीआई के पास में एसबीआई का पैसा है ना, तो आरबीआई अपनी कुछ सिक्योरिटीज एसबीआई के पास में गिरवी रखवाता है। जब आरबीआई इस पैसे को रिटर्न करेगा ना, तो वो दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में सिक्योरिटीज का काम भी चलता है। वही लिखा है, द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई को कुछ सिक्योरिटीज एसबीआई के पास में रखवानी पड़ेंगी, इसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स रीपर्चेज रेट। एक्सेस डिमांड में इंक्रीज होगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स इंड्यूस होंगे। कमर्शियल बैंक्स को चाबी भरी जाती है कि तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास में पार्क करवाओ, यानी कि डिपॉजिट करवाओ। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स के पास में लोन देने के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, अपने आप देश के अंदर मनी सप्लाई कम होगी, एडी कम हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड के अंदर रेपो रेट को डिक्रीज करा जाता है, रेपो रेट नहीं रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पर भी रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक्स आर नॉट इंड्यूस्ड टू पार्क देयर फंड्स विद आरबीआई। अगर कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, वो इन फंड्स को यूज करेंगे आम जनता को लोन देने के लिए। आम जनता के हाथ में पैसा आएगा तो एडी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तीनों समझ में आ गए? अब है हमारे पास में तीनों में देख लो आप, एक्सेस डिमांड में तीनों इंक्रीज हुए हैं, डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज हुए हैं, रट भी सकते हो। फिर है हमारे पास में सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों सेम है। हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को
अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पापा आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पापा के पास में रखवाना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। वहीं एसएलआर का मतलब है हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज साइड में एज अ रिजर्व खुद के ही पास में रखना पड़ता है। पापा के पास में नहीं रखवाना, खुद के ही पास में रखना पड़ता है, वो भी लिक्विड असेट्स की फॉर्म में, यानी कि कैश की फॉर्म में भी रख सकते हो, गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकते हो। हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने ही पास में एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जो पैसा एज अ रिजर्व रख लिया ना, उस पैसे को आप आम जनता को लोन पर नहीं दे सकते। पापा के पास में रखवा दिया, 100 रुपए में से 20 रुपए पापा के पास में रखवा दिया, अब आपके पास में 80 रुपीज ही बचे, उसे ही आप लोन पर दे सकते हो। मैंने कहा 100 रुपए थे कमर्शियल बैंक के पास में, 20 रुपीज पापा के पास में रखवा दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CRR। मैंने कहा 30 रुपीज खुद के पास में रख लिया, जिसे बोलते हैं SLR। तो कमर्शियल बैंक्स के पास में सिर्फ 50 रुपीज ही बचे ना, जिसे वो लोन पर दे सकते हैं। तो अगर देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, डिमांड ज्यादा है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई CRR और SLR को बढ़ा देता है, बोलता है मेरे पास में भी पैसा ज्यादा रखवाओ और खुद के पास में भी एज अ रिजर्व पैसा ज्यादा रखो। अगर पैसा रिजर्व के तौर पर ज्यादा रखा जाएगा, बोलेगा 20 की बजाय मेरे पास में 30 रखवाओ, खुद के पास में 30 की बजाय 40 रखो, तो 30 और 40 कितना हो गया, 70 रुपीज तो साइड में एज अ रिजर्व रख दिए। 100 में से 70 गए, सिर्फ 30 रुपए बचे। कमर्शियल बैंक सिर्फ 30 रुपीज को ही आम जनता को लोन पर दे सकते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई, आम जनता के पास में पैसा एज अ लोन कम जाएगा, आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा, अपने आप एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में CRR और SLR दोनों इंक्रीज होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, आम जनता को लोन कम देंगे, आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी, AD जो बढ़ा हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो उसमें आरबीआई बोलता है लोग डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में आरबीआई बोलता है मेरे पास में रिजर्व के तौर पर 20 रखवा रहे थे ना, कम रखो, सिर्फ 10 ही रखवाओ, खुद के पास में रिजर्व के तौर पर 30 रख रहे थे ना, कम रखो, 20 ही रखो। तो आरबीआई के पास में 10 और खुद कमर्शियल बैंक्स के पास में 30 रुपीज हटाओ, बाकी 70 रुपीज जो बचे हुए हैं वो कमर्शियल बैंक्स लोन के लिए यूज में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन पर देते हैं, आम जनता के हाथ में पैसा आता है, आम जनता कंजम्पशन करती है, अपने आप जो एडी गिरा हुआ था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, तो CRR SLR इंक्रीज होगा, डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज होगा। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी बहुत आसान सा है। मैंने कहा ये है आरबीआई और ये है जनरल पब्लिक भी ले सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है, और यहाँ पर आप कमर्शियल बैंक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, दोनों ले सकते हो, जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स। देखो, जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आम जनता को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, उन्हें आम जनता को या फिर कमर्शियल बैंक्स को सेल करता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है आम जनता से या कमर्शियल बैंक से, उसे हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आम जनता या फिर कमर्शियल बैंक्स को सेल करता है या उनसे परचेज करता है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैंने कहा देश के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, यानी कि एडी ज्यादा है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है। इस सिचुएशन में आरबीआई जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज क्या कर देगा, सेल कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा। अब अगर जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये लोग पेमेंट करेंगे तो इनके हाथ में अपने आप क्या हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी। खुद के ऊपर लेकर देख लो, अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची गई है, आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई, तो आप आरबीआई को पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो आपके हाथ में पैसे की कमी आ जाएगी, पैसे की कमी आ जाएगी तो हम खर्चा कम करेंगे, एडी जो इंक्रीज हो रखा था वो डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई
बेचता है आम जनता को और कमर्शियल बैंक्स को, तो कहीं ना कहीं कैश रिजर्व्स की, कमर्शियल बैंक्स की बात करी गई है कि कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसे की कमी आ गई, खुद के पास में पैसे की कमी है तो आम जनता को भी लोन कम दिया जाएगा, आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करता है। आरबीआई हम लोगों के पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास में भी होते हैं, उन्हें आरबीआई परचेज करेगा। तो बदले में आरबीआई को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब अगर पेमेंट आ रही है तो हमारे हाथ में पैसा आ रहा है, कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हम खर्चा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करता है ताकि देश के अंदर लिक्विडिटी आए, कमर्शियल बैंक्स और जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा आए, वो डिमांड करे, जो एडी डिक्रीज हो रखा था वो एडी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम करेक्ट हो जाए। समझ में आ गए? तो 6 हम लोगों ने देख लिया, छोटे छोटे से हैं। 7 द मार्जिन रिक्वायरमेंट। मैंने कहा आप लोन लेने गए हो, आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपीज का, आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपीज का, ये आपके लोन का अमाउंट है। लोन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल यानी कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ती है, सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ती है। मैंने कहा सिक्योरिटी जो गिरवी रखवानी है उसकी कीमत है 12 लाख रुपए। अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आपको 12 लाख की सिक्योरिटीज गिरवी रखवानी पड़ेगी। तो ये जो डिफरेंस है ना 2 लाख का, इस डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, लोग डिमांड ज्यादा करें क्योंकि उनके हाथ में पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है कि अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए ना तो एक काम करो, आप सिक्योरिटीज रखवाओ 15 लाख की गिरवी, 12 लाख नहीं 15 लाख की सिक्योरिटीज गिरवी रखवाओ, यानी कि 5 लाख एक्स्ट्रा की सिक्योरिटीज गिरवी रखवाओ। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया। अब आप लोन लेने में हेजिटेट करोगे कि यार इतनी महंगी सिक्योरिटी कहाँ से लाएं, तो हम लोन कम लेंगे, हमारे हाथ में पैसे की कमी आएगी, एडी डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो आरबीआई बोलता है 10 लाख का लोन चाहिए ना, एक काम करो सिर्फ 11 लाख की सिक्योरिटी ही गिरवी रखवा दो, 12 लाख की नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा की आपको सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ रही है तो आप इजीली लोन ले लोगे, लोन लोगे, आपके हाथ में पैसा आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है आपके हाथ में, तो आप खर्चा करोगे, एडी बढ़ेगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही है मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, जितने की आप सिक्योरिटी रखवा रहे हो, और आपके लोन के अमाउंट में जो डिफरेंस होता है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्सेस डिमांड में बढ़ाते हैं, डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज करते हैं। 8th है मॉरल प्रेशर। ये आसान सा है। मॉरल प्रेशर का मतलब है आरबीआई सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है? अगर देश में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, डिमांड ज्यादा है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, उसे करेक्ट करना है, तो आरबीआई मॉरल प्रेशर लगाता है कमर्शियल बैंक्स पर। उन्हें मॉरली बोलता है कि लोन देने में थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ, इजीली लोन मत दो, लोगों के हाथ में ऑलरेडी बहुत पैसा है, सिलेक्टिव हो जाओ, सोच समझ के लोन दो, जैसे गैम्बलिंग वगैरह के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए लोन मत दो, तो अपने आप लोगों के हाथ में पैसा कम होएगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डेफिशिएंट डिमांड में आरबीआई बोलता है कि लोन देने में लिबरल हो जाओ, फ्री होके लोगों को इजीली लोन दे दो, क्योंकि लोग डिमांड नहीं करे, बेचारे लोगों के हाथ में पैसे की कमी है, तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और लास्ट है क्रेडिट राशनिंग। देखो आप कितना लोन दे सकते हो, जैसे कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी के लिए लिमिट सेट कर रखी है। मान लो कि आप एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए मैक्सिमम 10 करोड़ का ही लोन दे सकते हो, और पूरा मिलाकर, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जैसे बोल रखा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए आप मैक्सिमम जो है वो 6 करोड़ का ही लोन दे सकते हो, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, मान लो ऐसा बोल रखा है। तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब है यहाँ पर कोटास फिक्स कर रखे हैं। कोटास मतलब लिमिट फिक्स कर रखी है हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप इतना ही लोन दे सकते हो। अगर देश में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, लोग डिमांड ज्यादा करें क्योंकि पैसा चाहिए, ज्यादा है लोगों के पास में, तो क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोटास लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि गैम्बलिंग के लिए इतना ही लोन देना है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए इतना ही देना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए इतना ही लोन देना है। तो वही है, लोगों के हाथ में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लोग डिमांड कम करते हैं, एडी डिक्रीज होता है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इन सब कोटास रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। आप खुलकर लोन दो, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ कर लेते हैं ताकि लोगों को क्रेडिट मिले, लोग डिमांड करें, एडी इंक्रीज हो। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने कर ली हमारी सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के साथ में आपका बैंकिंग चैप्टर वाला भी रिवाइज हो गया होगा।
अब छोटा सा डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में। क्या डिफरेंस है? पहली बात तो परसुएशन कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी कौन परस्यू करती है? हमारी गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का, यानी कि आरबीआई का, सारे बैंक्स के पापा का। टूल्स की बात कर ले मॉनेटरी पॉलिसी में, अभी वाले आ गए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन और मार्केट ऑपरेशन, ये सब। फिस्कल पॉलिसी में क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट और बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। इसमें सिर्फ 4 थे, इसमें कितने थे? 9 थे। मीनिंग हमें पता है फिस्कल पॉलिसी का मतलब है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी है। इसकी हेल्प से एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आरबीआई एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। कभी मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, कभी मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने इसी के साथ में हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट कर ली। तीनों यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगर आपको मैक्रो के और इंडियन इको के किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं ना, तो चैप्टर का नाम यूट्यूब पर सर्च करो और उसके साथ में लिख देना एमसीक्यूज, जैसे मैं बता रही हूँ एमसीक्यूज ऑफ नेशनल इनकम, आगे नेहा जांगड़ लिख देना, तो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ दोनों बुक्स की फुल सिलेबस की। प्लस अगर ये नोट्स आपको चाहिए, सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे जिसका नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।